हेलो एवरीवन, अगले 17 दिन एक ऐसी यूनिक सीरीज के थ्रू मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सभी को कि 17 लेक्चर्स के तहत इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती कैसे है इस चीज को समझाने का। आज पहले वीडियो में हम लोग एक बड़े दिलचस्प पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को कैसे डिसाइफर करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हर कंट्री कुछ ना कुछ प्रकार की स्टेटमेंट्स अक्सर देती रहती है। भारत इन स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है, हमारा उद्देश्य आज समझने का ये रहेगा। एक चीज को याद रखिए कि डिप्लोमेसी में कभी भी स्टेटमेंट्स जब ऑफिशियल लेवल पर दी जाती हैं तो वो सच्चाई को नहीं बताती। वो हमेशा केयरफुली इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि उनके थ्रू एक परसेप्शन को शेप किया जाए। स्टेटमेंट्स का पर्पस इंटेंशन को रिवील करने का कभी नहीं होता। अगर आप इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो आप समझेंगे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का महत्व क्या है। दूसरा, कोई भी कंट्री जब किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को रिलीज करती है तो उसका जो रियल गोल होता है वो कभी भी, अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में बोलूं तो ईमानदारी से देश के रिश्तों को बताना नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज का? कि हमारे जितने भी एलाइज हैं वो इन स्टेटमेंट्स को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे जितने एडवर्सरीज हैं वो इस स्टेटमेंट को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक लेवल पर जो मार्केट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑडियंसेस क्या रिएक्शन देंगे। इसीलिए याद रखिए कि स्टेटमेंट्स का पर्पस हमेशा कंट्रोल होता है, कभी भी ऑनेस्ट तरीके से अपने इंटेंशंस को रिवील करने का नहीं होता। क्योंकि यहाँ उद्देश्य है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के थ्रू आप इस प्रकार की चर्चा करें कि आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पर परसेप्शन को शेप कर पाएं। और ये शेप करने से इस प्रकार की आप नीति बना पाते हैं कि जिसमें आपको एक बहुत जबरदस्त लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अगर हम ग्लोबली कुछ उदाहरण लें तो भारत और भारत की जो विदेश नीति है, जब वो अन्य कंट्रीज की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती है तो उसको एक चीज समझ आई है कि जब यूएसए अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करती है तो उसका मीनिंग क्या है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की ब्यूरोक्रेसी है वो ये बात जानती है कि अमेरिका अक्सर एक स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग करता है। और आज मैं चाहता हूं कि आप सब इस वर्ड को सुन लीजिए और ये फ्रेज को सुन लीजिए, ताकि कल को जब अमेरिका इस शब्द का या इस फ्रेज का प्रयोग करे तो आप सभी को गेम पता होनी चाहिए कि ये है क्या। अमेरिका अक्सर बोलता है वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। जब अमेरिका कहता है वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, भारत जानती है कि उस समय अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि वो दिखाना चाहती है कि वो बहुत एक्टिव है, पर रियलिटी ये है कि इस स्टेटमेंट के थ्रू वो कोई कमिटमेंट इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में नहीं देना चाहती। वो सिर्फ ये कम्युनिकेट करना चाहती है कि हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये प्रकार की स्टेटमेंट से वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, भारत घबराता नहीं है। भारत को पता है कि ये चीज घबराने की इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिवेशन ट्रिगर है। भारत ने चाइना की तरफ से जब स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व किया तो चाइना एक पेक्यूलियर वर्ड जो है बार बार प्रयोग करती है। चाइना का वर्ड है पीसफुल डेवलपमेंट। किसी भी देश के साथ जब चाइना अग्रीमेंट करेगी वर्ड पीसफुल डेवलपमेंट अक्सर होगा। भारत जानती है कि पीसफुल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि चाइना ये कम्युनिकेट करना चाह रही है कि जो उसका डेवलपमेंट उस देश में होने जा रहा है वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक मिलिट्री फुटप्रिंट छुपा है। अगली बार चाइना की तरफ से श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, किसी अन्य यूरोपियन या अफ्रीकन देश में, साउथ ईस्ट एशियन देश के साथ अगर आपने वर्ड पीसफुल डेवलपमेंट सुना तो याद कर लीजिएगा और इमीडिएटली अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर ड्यूअल यूज गेम खेल रही है। सिमिलरली रशिया अक्सर एक शब्द जो भारत की एनालिसिस है वो कहती है कि एक शब्द का प्रयोग करता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। जब रशिया ये शब्द का प्रयोग करता है तो रशिया उस समय कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, वो भी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लेवल पर उस स्पेसिफिक देश को लेके। रशिया की तरफ से ये शब्द अक्सर, भारत की जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उसके पेरिफेरल टेरिटरी में यूज किया गया है, यानी कि वो कंट्रीज जो रशिया के एकदम पेरिफेरी में है। सिमिलरली यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है वो अक्सर प्रयोग करेगा दो शब्दों का जो भारत मानती है, डायलॉग एंड रिस्ट्रेंट। वो कभी भी आप देखेंगे कि यूरोपियन संघ जो है वर्ड सैंक्शन का प्रयोग नहीं करेगा, सैंक्शन जैसी लैंग्वेज अमेरिका प्रयोग करेगी। तो ये जो कॉमन पैटर्न है जो भारत के
आज फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी ने आइडेंटिफाई किया है, आप जैसे जागरूक लोगों को ये चीज जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी लैंग्वेज सॉफ्टर होगी उतना ही भारत क्वाइट तरीके से इसको एनालाइज करके प्रिपरेशन बैकग्राउंड में करेगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह भी है कि जब हम भारत के डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं तो ये भी चीज क्लियर रखिए कि भारत के डिसीजन मेकर्स कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट को कभी भी उसके फेस वैल्यू पे नहीं लेते। हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी की ब्यूरोक्रेसी है वो एक बात जानती है कि हर एक स्टेटमेंट एक सिग्नल है। इसी रीजन से जब भारत किसी भी प्रकार के कोई वर्ड्स को सुनती है तो उसके बेसिस पे वो अपने लॉन्ग टर्म हो, स्ट्रेटेजिक लेवल के हों, टैक्टिकल हों, किसी भी टाइप के जो भी उसको कदम उठाने हैं वो पहली बात तो प्रयोग करती है। दूसरी बात, भारत खुद बहुत केयरफुली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को अपने हितों में, अपने इंटरेस्ट्स में डिजाइन करती है। जब भारत कभी बात करती है किसी भी तरीके से किसी भी देश के साथ, एक कॉमन पॉइंट जो भारत की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में देखा गया वो ये है कि हम प्रेफर करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाइना को लेकर भी कभी आज की डेट में कोई कठोर टिप्पणी भी करनी होती है तो हम अपने वर्डिंग्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रल लैंग्वेज में डिलिबरेटली डिजाइन करते हैं ताकि हम प्रेशर भी डाल पाएं, लेकिन प्रेशर के साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस को भी ओपन कर पाएं। इसी रीजन से आप देखिए कि अभी जब SCO के समिट में भारत ने चाइना के साथ मिलकर हाथ मिलाने का एक कार्य उठाया तो ये कार्य उठाना इसलिए सरल था क्योंकि पिछले 4 साल गलवान घाटी के क्लैश के बाद उसके बावजूद भारत ने एक रिस्ट्रेंट अपनी लैंग्वेज में और एक न्यूट्रलिटी हमेशा बरती। इस रीजन से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जो हैं वो मानते हैं कि भारत हमेशा अवॉइड करता है एक्सट्रीम डिसेप्शन को, क्योंकि भारत की फोकस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज महत्वपूर्ण है। इसी रीजन से आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं और डिप्लोमेसी में जब हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया, पर मैटर ये करता है कि उस स्टेटमेंट के पीछे इंटेंट क्या था। तो भारत हमेशा उस मंशा को जानने की कोशिश करता है। और इस वीडियो में जो मैंने आपको अमेरिका के, रशिया के, चाइना के और यूरोपियन यूनियन के और भारत के एग्जांपल्स दिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद कम से कम अब मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को अखबारों के थ्रू अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे, क्योंकि हम सबका जो विकल्प है वो यही है कि आप एक जागरूक नागरिक बने। और बाकी जो बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स मेरे से पढ़ रहे हैं अभी 2026 के एग्जाम के लिए, वो अब समझ पा रहे हैं कि जब हम क्लास में उस लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं किसी भी कंट्री को लेकर, और जब मैं आपको वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बताता हूँ तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। धन्यवाद।